लगभग 2 सदियों पहले विलियम डिग्बी ने ये ताकतवर शब्द लिखे थे। मॉडर्न इंग्लैंड भारत की दौलत से महान बना है। दौलत हमेशा ताकतवर की शक्ति और स्किल से ली जाती रीच है। आज हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ और इसका भारत पर क्या असर पड़ा। इंग्लिश चैटर बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत बदल देने वाले दौर में गहराई से जाएंगे, द कॉलोनियल एरा। शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और आंसर्स हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के बाद जरूर चेक करें। द बिग क्वेश्चंस। इस चैप्टर की जर्नी में हम 4 जरूरी सवालों के जवाब देंगे। कॉलोनियलिज्म क्या है? यूरोपियन पावर्स इंडिया की तरफ क्यों खींचे चले आए? कॉलोनियल रूल से पहले और दौरान भारत की इकोनॉमी कैसी थी और ब्रिटिश डोमिनेशन का देश पर क्या असर पड़ा? द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म कोई नया फिनोमिनन नहीं है। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें एक कंट्री दूसरी जगह पर कंट्रोल कर लेती है, वहां सेटलमेंट बनाती है और अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम थोपती है। हालांकि प्राचीन समय में भी कॉलोनियलिज्म था, पर एज ऑफ कॉलोनियलिज्म खास तौर पर 15वीं सदी से शुरू हुई यूरोप की बड़ी एक्सपेंशन को कहते हैं। स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसी यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड्स में कॉलोनियां बनाई। उन्हें क्या ड्राइव करता था? यूरोपियन देशों के बीच पॉलिटिकल कंपटीशन ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की रेस बना दी। इकोनॉमिक फायदे साफ थे, नई रिसोर्सेज, मार्केट्स और ट्रेड रूट्स तक पहुंच। रिलीजियस कन्वर्जन भी एक ताकतवर मोटिवेशन था, साथ ही अनजान जगहों के बारे में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। लेकिन जहां कॉलोनाइजर्स कहते थे कि उनका सिविलाइजिंग मिशन है, असलियत अलग थी। आजादी का खोना, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, पारंपरिक जीवन के तरीकों का नाश और विदेशी वैल्यूज थोपना। यूरोपियंस इन इंडिया। यह जानकर आपको हैरानी होगी, भारत का ग्रीक और रोमन लोगों से 2000 साल पहले से ट्रेड था। भारतीय सामान, स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, जैम्स, चंदन, सागौन की लकड़ी और वुड्स स्टील मेडिटेरेनियन दुनिया में बहुत मांग में थे। 16वीं सदी तक भारत एक जिंदा दिल आर्थिक और सांस्कृतिक पावर हाउस था। इकोनॉमिक एस्टिमेट्स बताते हैं कि भारत उस दौर में दुनिया के जीडीपी का कम से कम 1/4 देता था और चीन के साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में था। यूरोपियन ट्रैवलर्स हमेशा भारत को फ्लरिशिंग बताते थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और बड़े ट्रेड नेटवर्क्स की तारीफ करते थे। पर यही समृद्धि भारत को यूरोपियन कॉलोनियल महत्वाकांक्षाओं का टारगेट भी बनाती थी। द पुर्तगाली, कॉमर्स और एट्रोसिटीज। वास्को द गामा मई 448 में केरल के कप्पाड़ पहुंचा और यहीं से भारत में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। शुरू में उसका स्वागत हुआ, पर उसकी एग्रेसिव मेथड से लोकल रूलर से दोस्ती नहीं बन पाई। दूसरी यात्रा में उसने भारतीय व्यापारियों को पकड़कर टॉर्चर किया और मार डाला, और समुद्र से कैलिकट पर बमबारी की। पुर्तगालियों ने रणनीतिक पोर्ट्स पर कब्जा किया, 1510 में गोवा सहित, और कारताज सिस्टम लागू किया। अरेबियन सी में चलने वाले हर जहाज को पुर्तगाली परमिट खरीदना पड़ता था। इससे उन्हें लगभग 1 सदी तक स्पाइस ट्रेड पर मोनोपोली मिल गई। पर पुर्तगालियों की मौजूदगी सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रही। गोवा में उन्होंने 1560 में इंक्विजिशन शुरू किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन कन्वर्ट्स पर कड़ा अत्याचार हुआ। इसमें फोर्स कन्वर्जन और मंदिरों का विनाश शामिल था। यह डार्क पीरियड 1812 तक चला। द डच, कॉमर्स और कंपटीशन। डच 17वीं सदी की शुरुआत में आए और उनका फोकस ज्यादातर कमर्शियल डोमिनेंस पर था, खासकर स्पाइस ट्रेड में। उन्होंने सूरत, भरूच, कोचीन, नागपट्टिनम और मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए, और केरल के मलबार रीजन में उनकी स्ट्रांग मौजूदगी रही। लेकिन इंडिया में डच की मौजूदगी आखिरकार लिमिटेड रह गई। 1741 के कोलाचेल के युद्ध के बाद वो काफी गिर गए, जहां त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच फोर्सेस को जमीन और समुद्र दोनों पर हरा दिया।
ये एक रेयर उदाहरण है जब किसी एशियन पावर ने यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स को सफलतापूर्वक पीछे धकेला। द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस। फ्रेंच बाद में आए। 1668 में सूरत और 1674 में पौंडीचेरी में अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। 1742 से 1754 तक गवर्नर जनरल डुप्ले के अंडर उन्होंने कई कॉलोनियल स्ट्रैटेजीज शुरू की जो बाद में ब्रिटिश ने अपनाई। इंडियन सोल्जर्स को सिपाही के रूप में ट्रेन करना और पपेट रूलर्स के जरिए इनडायरेक्ट रूल बनाना। कर्नाटिक वॉर्स 1746 से 1763 में फ्रेंच की एम्बिशंस को रोका गया। शुरुआती सक्सेस के बावजूद, जैसे 1746 में मद्रास पर कब्जा, फ्रेंच आखिरकार ब्रिटिश से पीछे रह गए और पौंडीचेरी और कुछ छोटे एनक्लेव्स तक सीमित हो गए। एंटर द ब्रिटिश। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। कैसे ब्रिटेन ने लगभग 2 सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर दबदबा बनाए रखा। ये इतिहास का एक अनोखा उदाहरण है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी इंपीरियल पावर बन गई। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के रॉयल चार्टर से बनी। शुरू में इसके एजेंट्स खुद को सिर्फ ट्रेडर्स दिखाते थे और सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने ठिकाने बनाए। लोकल रूलर्स ने इन ट्रेडिंग पोस्ट्स का स्वागत किया क्योंकि भारत में फॉरेन ट्रेड पुरानी परंपरा थी। पर इन छोटे छोटे कदमों के पीछे कंपनी की लंबी लंबी एम्बिशंस छुपी थीं। द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल अपने आप को ट्रेडर्स दिखाते हुए कंपनी के एजेंट्स ने लोकल रूलर्स से पॉलिटिकल रिश्ते बनाए, कुछ को उनके राइवल्स के खिलाफ मिलिट्री सपोर्ट दिया। उन्होंने रीजनल रूलर्स की राइवलरी और सक्सेशन डिस्प्यूट्स का फायदा उठाया। ये मशहूर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। 1757 की प्लासी की लड़ाई इसका परफेक्ट उदाहरण है। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों लीडर रॉबर्ट क्लाइव के बीच टेंशन बढ़ी, तो ब्रिटिश ने नवाब के दरबार के नाराज लोगों की पहचान की। क्लाइव ने नवाब के मिलिट्री कमांडर मीर जाफर से साजिश की, वादा किया कि उसके धोखे के बदले उसे नवाब बनाया जाएगा। आज भी भारत में मीर जाफर का मतलब गद्दार माना जाता है। कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लागू किया। कोई भी रियासत अगर बिना नेचुरल पुरुष वारिस के मर गई तो वो ब्रिटिश में शामिल कर दी जाएगी। ये जानबूझकर हिंदू गोद लेने की परंपरा को नजरअंदाज करता था और 1857 के विद्रोह, जिस पर हम आगे बात करेंगे, में बड़ी वजह बना। एक और स्ट्रैटेजी थी सब्सिडियरी अलायंस। भारतीय दरबारों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठाना जो उन्हें खतरों से बचाए और रूलर्स को अपने खर्चे पर ब्रिटिश टुकड़ियां रखना पड़ती। इस तरह अन एम्पायर ऑन द चीप बना, बिना अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के विशाल इलाकों पर कंट्रोल। फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, डेवास्टेटिंग फैमिन्स। प्लासी के कुछ साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा में राजस्व वसूली का हक मिल गया। क्लाइव ने बंगाल को धरती का स्वर्ग कहा था, पर कंपनी ने मैक्सिमम रेवेन्यू निकाला और गवर्नेंस में मिनिमम इन्वेस्ट किया, जिसके भयानक नतीजे निकले। 1770 से 1772 में सख्त रेवेन्यू कलेक्शन और फसल की नाकामी मिलकर एक भयंकर अकाल लाए, जिसमें लगभग बंगाल की 1/3 आबादी मर गई, करीब 1 करोड़ लोग। कंपनी ने अकाल के दौरान भी कठोर टैक्स टारगेट बनाए रखे, जमीन का टैक्स बढ़ाया, जबकि लोग भूख से मर रहे थे। ऐसे दुखद अकाल ब्रिटिश राज भर में बार बार हुए। 1876 से 1878 के ग्रेट फैमिन में 80 लाख तक भारतीयों की जान गई, ज्यादातर दक्खन के पठार में। लोग भूखे मर रहे थे, फिर भी ब्रिटेन चावल का एक्सपोर्ट जारी रखे रहा। अकाल के सालों में हर साल लगभग 10 लाख टन चावल बाहर गया। सटीक आंकड़े अलग हो सकते हैं, पर अंदाजा है कि ब्रिटिश राज के दौरान 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत अकालों में हुई, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के मृतकों के बराबर। द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। अमेरिकी इतिहासकार ब्रूक्स एडम्स ने 1895 में लिखा कि बंगाल की लूट प्लासी के तुरंत बाद लंदन पहुंचना शुरू हो गई और उसका असर तुरंत दिखा, क्योंकि सभी मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से शुरू होता है। यानी ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आंशिक तौर पर भारत से लूटी गई दौलत से फंड हुई।
दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे, ने 1901 की अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इंडिया से निकली दौलत के एस्टिमेट्स दिए। एक हालिया एस्टिमेट उत्सा पटनायक ने 1765 से 1938 के लिए निकाला, जो आज की वैल्यू में 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर बैठता है। 2023 में ब्रिटेन के जीडीपी का लगभग 13 गुना। अगर ये दौलत भारत में ही इन्वेस्ट होती तो आजादी के वक्त भारत बहुत अलग देश होता। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बने। हम एक ऐसा स्पेस बना रहे हैं जहां लर्निंग जिंदा हो उठे, और आपका सब्सक्रिप्शन हमें ऐसा और कंटेंट बनाने में मदद करता है। चेंजिंग लैंडस्केप्स। कॉलोनियल रूल का असर भारतीय जीवन के लगभग हर हिस्से पर पड़ा, क्योंकि रूलर्स मानते थे कि भारत को उनके सुपीरियर आइडियाज के मुताबिक बदला जाना चाहिए। डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। 18वीं सदी से पहले भारत मैन्युफैक्चरिंग, खासकर टेक्सटाइल्स के लिए मशहूर था। भारतीय कॉटन टेक्सटाइल्स की रिच डिजाइन्स, ब्राइट कलर्स और टेक्सचर, अल्ट्रा थिन मलमल से लेकर भारी उभरे हुए कपड़ों तक दुनिया भर में पसंद किए जाते थे। ब्रिटिश पॉलिसी ने ब्रिटेन में आने वाले भारतीय टेक्सटाइल्स पर भारी ड्यूटी लगाई और भारत को ब्रिटिश सामान कम टैरिफ में लेना पड़ा। नतीजा, भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई। गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग ने 1834 में कहा, कॉटन बुनकरों की हड्डियां भारत की जमीन पर सफेद हो रही हैं। आयरन, स्टील, पेपर और अन्य गुड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलोनियल रूल के दौरान भारत का वर्ल्ड जीडीपी शेयर लगातार गिरता गया और आजादी के समय मुश्किल से 5% रह गया। 2 सदियों से कम में दुनिया की सबसे अमीर जमीनों में से एक सबसे गरीब बन गई। डिसमैंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। ब्रिटिश से पहले भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अच्छे सिस्टम थे। गांव की पंचायतें सामुदायिक काम संभालती थीं, विवाद सुलझाती थीं और पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइज करती थीं। एक्टिंग गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने इन्हें छोटे छोटे गणराज्य कहा, जिन्हें अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद मिल जाती हैं। ब्रिटिश ने इन स्वदेशी सिस्टम्स को व्यवस्थित रूप से तोड़ा और उनकी जगह सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी लाई, जिसका मकसद मुख्यतः टैक्स कलेक्शन और ऑर्डर बनाए रखना था, पब्लिक वेलफेयर नहीं। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन, क्रिएटिंग ब्राउन इंग्लिशमैन। एजुकेशन को ब्रिटिश ने ऐसा टूल बनाया जिससे ऐसे भारतीय तैयार हों जो ब्रिटिश इंटरेस्ट्स को सर्व करें। भारत में एजुकेशन की कई परंपराएं थीं, पाठशालाएं, मदरसे, विहार और अप्रेंटिसशिप लर्निंग। 19वीं सदी की शुरुआत में भी ब्रिटिश रिपोर्ट्स ने भारत भर में लाखों गांवों के स्कूल नोट किए थे। टर्निंग पॉइंट था थॉमस मैकॉले का 1835 का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। संस्कृत या अरबी की जानकारी न होते हुए भी उन्होंने कहा कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ भारत और अरब की पूरी नेटिव लिटरेचर से ज्यादा कीमती है। उनका लक्ष्य था ऐसे भारतीय बनाना जो खून और रंग से भारतीय हों, पर टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स और इंटेलेक्ट से इंग्लिश। इस पॉलिसी ने ट्रेडिशनल नॉलेज सोर्सेस को साइडलाइन कर दिया, जिससे ऐसी पीढ़ियां बनी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत से कटी रहीं और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरतों को सर्व करती रहीं। रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स टू सर्व इंपीरियल नीड्स। ब्रिटिश ने भारत की इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से बदलकर ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर और ब्रिटिश गुड्स के लिए कैप्टिव मार्केट बना दिया। उदाहरण के लिए रेलवे नेटवर्क, जिसे अक्सर कॉलोनियल ब्लेसिंग कहा जाता है, रेलवे ने भारत के मार्केट को जोड़ा, पर उसका डिजाइन मुख्यतः रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक ले जाने और ब्रिटिश सामान पूरे भारत में पहुंचाने के लिए था। रेलवे रूट्स ने मौजूदा ट्रेड पैटर्न्स को अक्सर नजरअंदाज किया ताकि कॉलोनियल इंटरेस्ट्स पूरे हों। वैसे भी रेलवे कंस्ट्रक्शन कोई गिफ्ट नहीं था, इसका पैसा भारतीय टैक्स से आया। भारतीयों ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेमेंट किया जो मुख्यतः ब्रिटिश स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट्स को सर्व करता था।
यही बात टेलीग्राफ नेटवर्क और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की लागत पर भी लागू होती है। अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, कॉलोनियल अथॉरिटी को चैलेंज करना। भारत इतनी बड़ी दौलत का सोर्स था कि ब्रिटिश उसे ब्रिटिश एम्पायर का जूल इन द क्राउन कहते थे और दावा करते थे कि वो हमेशा वो साम्राज्य जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता का हिस्सा रहेगा। लेकिन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स शुरुआत से ही दिखाई देने लगे। द सन्यासी फकीर रिबेलियन सबसे शुरुआती ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस में से एक बंगाल में 1770 के भयानक अकाल के बाद शुरू हुआ। सन्यासियों और फकीरों के ग्रुप, जिनकी पारंपरिक यात्राओं को ब्रिटिश पॉलिसीज ने रोका था, 3 दशकों तक ब्रिटिश खजानों और टैक्स कलेक्टर्स पर अटैक करने लगे। इस विद्रोह ने बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ को प्रेरित किया, जिसमें वंदे मातरम गीत है, जिसने आजादी की लड़ाई में भारतीयों को प्रेरित किया। ट्राइबल अपराइजिंग्स, भारत की जनजातीय कम्युनिटीज को ब्रिटिश के जंगलों और पहाड़ों में फैलाव से अलग तरह का खतरा हुआ। ब्रिटिश ने जंगलों में आने जाने पर रोकें लगाईं, कैश टैक्स लगाए, कर्ज के जाल में फंसाया और मिशनरी कन्वर्जन को बढ़ावा दिया। एक कॉलोनियल कानून ने सैकड़ों जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स कहकर लेबल कर दिया। 1831 से 1832 का कोल विद्रोह छोटा नागपुर में तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश भूनीतियों ने ओरिजिनल ट्राइबल निवासियों पर बाहरी लोगों को तरजीह दी। 1855 से 1856 के सांथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू मुर्मू भाइयों ने पैसे देने वालों और जमींदारों के खिलाफ बगावत की, जो ब्रिटिश सपोर्ट से उनकी पुश्तैनी जमीनें ले रहे थे। ब्रिटिश रिएक्शन बहुत क्रूर था। गांव जलाए गए और हजारों लोग, जिनमें नेता भी शामिल थे, मारे गए। पीजिएंट अपराइजिंग्स अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, नील विद्रोह 1859-1862 कॉलोनियल शोषण को साफ दिखाता है। यूरोपियन प्लांटर्स ने बंगाल के किसानों को खाने की फसलों की जगह नील उगाने को मजबूर किया, जिसकी यूरोप में मांग थी। सबको मुनाफा मिलता था सिवाय किसान के। किसान को इतनी कम पेमेंट मिलती कि वो कर्ज की गुलामी में फंस जाता। जब उन्होंने नील उगाने से मना किया तो उन्हें जेल, टॉर्चर और प्रॉपर्टी के विनाश का सामना करना पड़ा। द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, ब्रिटिश इसे सिपाही विद्रोह कहते थे, पर आजादी के बाद इतिहासकारों ने इसे खारिज करके 1857 का महान विद्रोह कहा। इससे पहले भी सिपाहियों में नाराजगी के संकेत दिखे, जैसे 1806 का वेलोर विद्रोह, जो यूनिफॉर्म नियमों से धार्मिक प्रैक्टिसेस के उल्लंघन पर हुआ। 1857 में यह अफवाह फैली कि राइफल कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही आहत हुए। बराकपुर में सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया। उसकी सजाए मौत से नाराजगी और फैली। मेरठ में सिपाहियों ने ब्रिटिश अफसरों को मारा और दिल्ली की तरफ मार्च किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। 2 खास वीरांगनाएं उभरीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी रियासत को एनेक्सेशन से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। घिरे हुए झांसी से निकलकर ग्वालियर किले पर कब्जा किया और फिर वीरगति पाई। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ की रक्षा की। ब्रिटिश के सरेंडर ऑफर्स ठुकराए और आखिरकार नेपाल चली गईं। ब्रिटिश रिस्पॉन्स सिस्टमैटिक और बहुत क्रूर था। उन्होंने दिल्ली को घर घर जाकर काबू किया और कत्लेआम किया। कानपुर में सामूहिक फांसी दी, गांव जलाए और फसलें तबाह की, जिससे अनगिनत मौतें हुईं। ये उठाव एकजुट कमांड और स्ट्रैटेजी की कमी से असफल रहा, पर इसने ये बीज बो दिए कि विदेशी हुकूमत मान्य नहीं है। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा कंट्रोल ले लिया और ब्रिटिश राज पीरियड शुरू हुआ। द लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, भारत पर यूरोपियन कब्जा कोई सिविलाइजिंग मिशन नहीं था। भारत की सभ्यता यूरोप से कहीं पुरानी है। ये व्यवस्थित गुलामी और शोषण था, जरूरत पड़ने पर बेरहम दमन के साथ। फिर भी कॉलोनियल रूल के कुछ अनइंटेंडेड नतीजे भी थे। इसने भारत को दुनिया से और दुनिया को भारत से जोड़ा। ब्रिटिश ने अपने कब्जे को व्यवस्थित ढंग से डॉक्यूमेंट किया। जियोग्राफी, एथनिक ग्रुप्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट और आर्किटेक्चर।
पर उन्होंने हजारों कल्चरल आर्टिफैक्ट्स भी चुरा लिए और यूरोपियन म्यूजियम्स में भेज दिए। ब्रिटिश स्कॉलर्स ने पहली बार संस्कृत टेक्स्ट्स के यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेशंस छापे। ये इंडियन स्टडीज का फैलाव एक नए महाद्वीप की खोज जैसा था, जिसने यूरोप के फिलोसोफर्स, राइटर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट्स को प्रभावित किया। ये याद दिलाता है कि भले पॉलिटिकल डोमिनेशन एक दिशा में जाए, कल्चरल इन्फ्लुएंस कभी-कभी उल्टी दिशा में भी बहता है। कॉलोनियल एरा ने भारत को बुनियादी रूप से बदल दिया और समाज के हर हिस्से पर गहरा असर छोड़ा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग से लेकर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और कल्चरल एक्सचेंजेस तक, इन बदलावों ने मॉडर्न इंडिया को जटिल तरीकों से गढ़ा। इस पीरियड को समझना सिर्फ भारतीय इतिहास नहीं, बल्कि दुनिया भर में कॉलोनियलिज्म के बड़े पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। और जिन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स का हमने अध्ययन किया, वो दिखाते हैं कि आज़ादी और गरिमा के लिए जद्दोजहद हमेशा इंसानी कहानी का हिस्सा रही है। याद रखिए, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स हमारी वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी से जुड़ें। अगली बार तक इतिहास की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। इंग्लिश चैटरबॉक्स देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशंस बेल बजाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।